वर्क पावर और एनर्जी में हमने स्प्रिंग फोर्स की बात करी थी। हमने कहा था जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है माइनस टाइम्स के एक्स। नेगेटिव साइन ये बताता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस कंप्रेशन या इलॉन्गेशन की डायरेक्शन की क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जो है ये या तो कंप्रेशन है या इसी को हम क्या कहते हैं और इलॉन्गेशन, इनमें से कोई भी चीज है, दोनों के ऑपोजिट होगा। ये मैंने बताया था आपको। अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेस करने की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यदि अगर आप क्या कर रहे हैं इसे इलॉन्गेट कर रहे हैं तो इलॉन्गेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हम तो वर्क डन निकाल रहे थे, वर्क डन निकालने में इंटरेस्टेड थे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमको बताना था। तो देखते हैं कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो आपने देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ एस वो होता है माइनस टाइम्स के एक्स। और अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसमें अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका, यहां पर ये एफ एस की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और एफ एक्स की जगह के एक्स होगा तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, मतलब किसी लेंथ 1 से किसी लेंथ x1 से x2 तक कर जाता है। तो आप ये पाएंगे कि यहां से जो वर्क डन होगा वो अगर k बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा आपका x²/2, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रख देंगे x1 से x2। तो आप ये देखेंगे कि यहां से ये जो वैल्यू आएगी वर्क डन की, इट विल बी नेगेटिव टाइम्स हाफ k इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर। आप ये बोल सकते हैं x2² माइनस x1², और इसी x2 माइनस x1 के वैल्यू को हम क्या करें कि जो इलॉन्गेशन या कंप्रेशन हो रहा है ये वो है। ठीक है ना, अगर हम इलॉन्गेशन को x माने तो ये लिमिट कहाँ से जाएगी, अगर उसकी नेचुरल लेंथ l है तो ये 0 से x हो जाएगी, ये भी कहाँ से होगी, फ्रॉम 0 टू x। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के एक्स स्क्वायर के बराबर आएगी। और ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, सॉरी ये जो वर्क डन होता है ये हम अगेंस्ट करते हैं, इसके स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट करते हैं, मतलब वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स नहीं है, स्प्रिंग फोर्स के हम अगेंस्ट इसमें इलॉन्गेशन या कंप्रेशन जो करा रहे हैं ये उसकी वजह से वर्क डन है। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अगर कहेंगे तो इसको हम ऐसा लिख, यहां तो हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इस तरीके से लगाया है, तो हमने स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन नेगेटिव में लिखा है। अगर वर्क डन को स्प्रिंग फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में कराना है बाय द अप्लाइड फोर्स तो ये पॉजिटिव हो जाएगा हाफ के एक्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, वर्क डन बाय इन एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो जाएगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है ये वर्क डन होता है स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, और स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन जो होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा माइनस में। तो वो वहां पर नेगेटिव साइन आपको नहीं दिखाना है। नेगेटिव साइन क्या बताती है कि जब हम वर्क डन कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स से तो ये अपोजिट डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये स्प्रिंग है और ये इससे एक मास कनेक्ट है इस तरीके से,
तो अगर हम स्प्रिंग को किसी फोर्स से कनेक्ट ये इससे कंप्रेस करते हैं, ये F फोर्स से, तो स्प्रिंग मान लेते हैं कि ये x कंप्रेस हो जाती है यहाँ से, ये पूरी इसकी नेचुरल लेंथ L थी और यहाँ से हुई तो ये L माइनस एक्स हो गई ये, तो इसने अपने आप को x कंप्रेस कर लिया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे, और जो स्प्रिंग फोर्स लग रही वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का और इस फोर्स का, तो इनकी वजह से तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स को देखो तो स्प्रिंग फोर्स आउटसाइड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 180 का। और दोनों के बीच में एंगल जब 180 का होगा तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, kx लिखेंगे, इनटू में क्या करेंगे, ये जो kx है इनटू में dx करेंगे तो dx cos 180 माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट दोनों के नेगेटिव आएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, इस तरीके से होगी। क्लियर है? अरे आ रहा समझ में ना, नोट कर लीजिए। तो वर्क डन किसी भी वजह से आपसे यही फार्मूला लगाना है, f डॉट dx का इंटीग्रेशन। इसके बाद टर्म आता है एनर्जी का। एनर्जी जो होती है वो आपको बेसिकली जिस एनर्जी के बारे में समझना है, एनर्जी की जो प्रॉपर्टी है वो ये है, जिसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, कि एनर्जी ना तो क्या कर सकती है, बनाई जा सकती है, और ना ही इसका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसका केवल और सिर्फ केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है ना, वो क्या नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती, बस क्या हो सकता है, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है, एनर्जी neither be created nor be destroyed. It only converts one form of energy one form to another form. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहेंगे, और ये हमेशा वैलिड होगा। ये क्या होगा, इट विल वैलिड ऑलवेज, ये हमेशा वैलिड होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि पर्टिकुलर केस में ही वैलिड होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, वो हमेशा वैलिड होगी। सेकंड बात ये है कि एक टर्म होता है, ये तो एनर्जी हो गई, या इसी को हम टोटल एनर्जी कहते हैं। टोटल एनर्जी का मतलब वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का क्यों ना हो, सारी एनर्जी क्या होगी, ये कंजर्व होगी। सेकंड होता है टर्म मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दो एनर्जी आती हैं, ये होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी प्लस में
पोटेंशियल एनर्जी, और जिस भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ इंटरेक्शन में तो आपकी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसको क्या बोलेंगे हम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। और बेसिक तौर पे आज जो हमको डिस्कस करना है वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानना है, अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बारे में समझना है। बढ़े आगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक का मतलब ही मोशन से होता है, तो इसकी एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है इट विल बी हाफ एम बी स्क्वायर, ये फिक्स होता है। के इज इक्वल टू हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग सिस्टम में अलग अलग होती है। अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अर्थ की फील्ड में हम हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इस एनर्जी को हम महज कंपेयर करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आमतौर पे लेते नहीं है। उसके दो रीजन होते हैं। पहले तो इसकी हम वैल्यू को देखें तो क्या होती है, तो मैंने आपको बताया है कि ये नेचर ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है या नेचर ऑफ फील्ड पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये बताती है कि हम किस फील्ड में हैं, ठीक है, और वो फील्ड कैसा है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपसे ये कहा जाता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इट ऑलवेज नेगेटिव, और इसका नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि हमेशा ये सिस्टम वर्क करेगा किसी चीज के अगेंस्ट। मतलब ये होगा कि अर्थ का जो फोर्स है वो किसी भी मैसिव बॉडी पे टुवर्ड्स द अर्थ लगता है या अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है, ये बताता है। मतलब अगर नेचर ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इट विल नेगेटिव, और अगर क्या होगा नेचर ऑफ द फोर्स रिपल्सिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो आपको दो पोटेंशियल एनर्जी जाननी है, एक तो आप 12th में जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी बस इतना समझिए कि जो फोर्स, अगर नेचर ऑफ द फोर्स अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, अगर नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सन है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आगे ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे, बस अभी आप डायरेक्ट फार्मूला जान लीजिए कि ये होती माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू उस बॉडी का मास जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको अर्थ के पर्टिकुलर पॉइंट या सरफेस पे बताना है, अपान में ये हो जाता है आर ई, अगर अर्थ के सरफेस पे बताना है तो रेडियस ऑफ द अर्थ, और अगर उससे कुछ हाइट पे बताना है या कहीं और बताना है तो आर ई प्लस एच वो आप जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यहां से ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस जीएमई को क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूले से आगे आपको ग्रेविटेशन में बताया जाएगा कि ये जीएमई जो होता है, जहां पर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम इज द मास ऑफ अर्थ, इसको जीआरई स्क्वायर लिखते हैं। ये इतनी वैल्यू को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको इतना लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे जब आप जीआरई स्क्वायर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी नेगेटिव टाइम्स जी आर ई स्क्वायर इंटू एम अपॉन आर ई, और इस आर ई से ये आर ई कटेगा तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम जी आर ई। ये तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं,
कि ज्यादातर जब हम इस टाइप के क्वेश्चन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन को करते हैं तो वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किससे करते हैं? मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे ये पोटेंशियल एनर्जी है इतना, क्या है वो, माइनस mgre, और अर्थ से h हाइट पे जाएंगे तो कितना हो जाएगी, तब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसको हम लेते हैं कि ये u हो जाएगी आपकी माइनस mg, ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू में re प्लस एच रखेंगे, फिर वैल्यू रखेंगे, फिर वो वैल्यू चेंज होके आएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको बजाय ये करने के किसी पर्टिकुलर हाइट पे, जैसे इसकी वैल्यू हमने अर्थ के सेंटर से कुछ मिला के d रख दी तो ये mg इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा वो। तो ये आपकी ये जो वैल्यू आएगी ये सिर्फ और केवल सिर्फ कंपैरिजन करते हैं इससे, और कंपैरिजन करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो नेगेटिव साइन है, जो इतनी वैल्यू तो अर्थ के सरफेस पे फिक्स है, हम क्या करते हैं जब दो को कंपेयर करेंगे तो दो को कंपेयर करने का मतलब, जैसे यहाँ पर mgre है, ठीक है ना, और यहाँ पर mgre और कुछ और है, तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो नेट वैल्यू और h हाइट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस आता है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अब जब हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे इस चैप्टर में विशेष करके, बाकी ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जहां भी कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी रेफरेंस पॉइंट पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं, ये जीरो है, ठीक है। यहां से h हाइट ऊपर जाएंगे तो यहां पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो इसको हम कहेंगे कि ये mgh है, और यहां से अगर नीचे आते हैं h हाइट या कुछ भी, और यहां पर आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो क्या बताएंगे, माइनस mgh है, और यहां पर क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको यहां पर जो क्वेश्चन करने हैं वो ये करने हैं कि कहीं पर भी हम जब लगाएंगे एनर्जी के लिए कुछ भी, तो हम mgh लेंगे अगर उसकी हाइट h बता रहा है तो, ठीक है। क्यों लेंगे ऐसा, क्योंकि जहां से हाइट बता रहा है वहां पर हमने क्या जूम कर लिया कि मान लेते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, और अगर वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उससे ऊपर हाइट जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस mgh, नीचे आएंगे तो माइनस mgh। अब जैसे आपको किसी ने बताया कि ये लेवल है और यहाँ से कोई चीज यहाँ पर आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आप जीरो मान लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस mgh, या यहाँ जीरो मानेंगे तो यहाँ जीरो रहेगी, यहाँ आएंगे तो माइनस mgh होगी। तो ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों अज्यूम करना पड़ेगा, आगे अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का केवल कंपैरिजन करना है। अगर किसी बॉडी का मास m है और हाइट उस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से जहां से उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो माना है वहां से h है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देन दैट विल बी mgh। जैसे भी हम बताते हैं कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है A और ये एक दूसरा पॉइंट है, क्या है, इसको हमने B कह दिया, और यहां पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लेवल है इसको हम P से लिख रहे हैं, इसको हमने जीरो मान लिया। यहां पर कोई पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी को हमने ba कह दिया, और अगर ये ऊपर जाता है यहां से इसकी हाइट क्या है, ये h है, और यहां पर वेलोसिटी को हमने dv कह दिया। इफ इट्स मास इज स्मॉल m और ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो यहां पर अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखें यहां पर, तो यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ mv², और यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसको हमने जीरो माना, तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हाफ m इंटू ba²। और यहां अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हम करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां पर जो होगी वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब की बार यहाँ लेवल जीरो था, यहाँ से ऊपर गए हैं तो ये प्लस में mgh हो जाएगा और प्लस हाफ m vv², ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी
यहाँ पर। क्लियर है? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए आप कहोगे कि सर कंपेयर करना तो आप यहाँ जीरो मान लेते, बिल्कुल यहाँ अगर जीरो हम मान लेते हैं तो यहाँ फिर क्या होगी ये, अगर यहाँ पर जीरो मानेंगे पोटेंशियल एनर्जी को तो mgh तो नहीं होगा, जीरो होगा, हाफ mvv स्क्वायर होगा, फिर यहाँ ये क्या हो जाएगा माइनस mgh हो जाएगा। समझ रहे हो ना? और सम जो दोनों का आएगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी का किसी भी जगह पे वो क्या आएगा, फिक्स होगा। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है तो वो वैल्यू क्या आएगी, टोटल वैल्यू उनकी क्या होगी, वो चेंज नहीं होगी, उनका सम जो होगा वो बना रहेगा। अब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर आपको केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेनी है और हाफ mv स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी लेनी है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? जैसे कभी कभी एक ऐसा ब्लॉक आपको देगा, ऐसा सिस्टम दे देता है, ऐसा कि ये क्या है, कोई इस तरीके का, यहां पर ये एंगल थीटा है, यहां से ये h हाइट पर इस पॉइंट पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ये, और जिसका मास क्या है, ये स्मॉल m है, इस तरीके से, और ये यहां से अगर छोड़ा जाए तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है यहाँ, तो ये वापस आके बॉटम पे यहाँ के स्ट्राइक करता है, रुकता है इस तरीके से। तो जब ये यहां से इस तरीके से छूटता है यहाँ पर, तो यहां से ये रिलीज किया जाता है और फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस इज स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है, और यहां से जस्ट रिलीज किया जाता है। तो जस्ट रिलीज किया जाएगा तो क्या होगा, जस्ट केवल छोड़ा जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर तो जीरो होगी, अगर ये पॉइंट ए है तो बी ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जस्ट छोड़ा गया है, रिलीज किया गया है। और मान लेते हैं कि यहां आके किसी, सॉरी, यहां आके किसी वेलोसिटी बी से क्या करता है, ये टकराता है, वीबी से टकराएगा। अगर ये पॉइंट बी है तो जिस वेलोसिटी से टकराता है उसको हमने क्या कह दिया, ये v इंटू बी कह दिया। अब यहां से लेवल देखेंगे कि यहां से हाइट का लेवल क्या है, ये h है, तो अगर हम इस लेवल को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लेवल जीरो मानेंगे तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इसकी, वो क्या होगी, हाफ mva स्क्वायर, ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो सिर्फ और केवल सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस mgh होगी। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mvv स्क्वायर होगी। समझ में आ रहा है? और दोनों जगह पोटेंशियल, दोनों का सम क्या होगा, वो फिक्स होगा। ऐसा क्यों, आगे हम बताते हैं। ये बात समझ में आ रही है हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करते हैं? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो आगे अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। अब जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं ये हमको बार बार अप्लाई करना है। वो तो आपने बता दिया कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो तो ठीक है, वो तो हमेशा वैलिड है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हमेशा वैलिड नहीं है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने चल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ये क्या होगी, ये कंजर्व होगी। मतलब टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका सम क्या होगा, ये कंजर्व रहेगा या ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है? अब इसके लिए लेकिन एक सिचुएशन, इसका ये मतलब हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके कंजर्व होने का मतलब ये हुआ कि इनका सम कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनका सम बदलेगा नहीं। और इनका सम ना बदलने का रीजन क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों इंटर कन्वर्ट भी होते हैं तो पोटेंशियल काइनेटिक में और काइनेटिक पोटेंशियल में ऐसा ही होगा, ये किसी और सिस्टम ऑफ एनर्जी में नहीं जाएंगे।
मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और फोर्स का नेचर वही है, तो ऐसा नहीं है कि ये किस में चला जाए, ये हीट एनर्जी में चला जाएगा, हीट में नहीं जाएगा या किसी और एनर्जी में नहीं जाएगा, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। मतलब पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो सकती है या काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके कंजर्वेशन के लिए कंडीशन है कि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लग सकती। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगेगी? ओनली प्रेजेंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। ये किस पे वैलिड होगी? ये वैलिड होगी, वैलिड ओनली प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये वही लगेगा जहां पर कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। अब आप कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ठीक है, तो अगर हम फोर्स की बात करें, दो तरीके के ये फोर्स इस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरे को क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, इनमें जो बात डिफरेंस की आती है, हमने आपको कहा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे जाती है? वर्क डन के थ्रू। और वर्क डन कौन करेगा? बाय अप्लाइंग फोर्स। अब क्या होता है कि ऐसे फोर्स जिनकी वजह से वर्क डन क्या होता है, ऐसा होता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदले और वो काइनेटिक और पोटेंशियल के अलावा किसी तीसरे फॉर्म में चली जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना? और अगर क्या है, ऐसे फोर्स है जिनकी वजह से हम वर्क डन करें तो पोटेंशियल काइनेटिक में या काइनेटिक पोटेंशियल में उतना ही हो, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ये डेफिनेशन तो आप कहोगे इसी से मिलती जुलती, इसमें कुछ नया है नहीं। अगर इसके लिए कुछ नई की बात करें तो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, उनमें फर्क ये होता है कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। क्या डिपेंडेंट होते हैं? पाथ पे डिपेंड करते हैं कि किस पाथ से कोई चीज होके जा रही है, ये उन पे डिपेंड करते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं? ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या करेंगे, अगर कहीं पर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है तो वो सिर्फ और केवल सिर्फ क्या करेगा? अगर वर्क डन करेगा तो वर्क डन करके किस में ट्रांसफॉर्मेशन करेगा? पोटेंशियल को काइनेटिक में या काइनेटिक को पोटेंशियल में, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। अब आप कहोगे चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन मतलब कौन होते हैं, और वो वर्क डन करेंगे तो उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इनका पाथ डिपेंडेंट वर्क डन नहीं होता। वर्क डन बाय दिस फोर्स या बाय कंजर्वेटिव फोर्स does not depends on the path. It depends only final and initial position. It depends only final and initial position. जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। इज पाथ डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड करते हैं? ये पाथ पे डिपेंड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव तो बता दिया कि पाथ डिपेंडेंट होता है। अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल डिपेंड करता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं।
क्यों हम कह रहे हैं कि केवल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, उसका रीजन ये है, सॉरी ये क्यों मैकेनिकल एनर्जी का ही चेंज मतलब उसको कंजर्व रखता है, उसका रीजन ये होता है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वजह से जो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, ये इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है ये होती है माइनस टाइम्स डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, सॉरी ये डेल्टा यू या इसे डी यू बोलेंगे। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ये एफ कंजर्वेटिव होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा यहां से, ये किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स ये डी यू ओवर डी एक्स के इक्वल होता है ये ना। तो डी यू क्या है, ये स्मॉल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, और डी एक्स क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, आप देखिए इसको अगर हम लार्ज चेंज की बात करें तो ये डेल्टा यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स एफ इंटू डेल्टा एक्स होगा, ये होगा कि नहीं होगा ये, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस एफ कंजर्वेटिव, डेल्टा एक्स का मतलब हुआ x2 माइनस x1। तो देखा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ओनली द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो यहां से एक बात ये समझ में आती है कि पोटेंशियल एनर्जी में और कंजर्वेटिव फोर्स में जो रिलेशन है वो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के होगा, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और केवल सिर्फ चेंज होकर काइनेटिक को चेंज करेगी, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। समझ में आ रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे केवल कंजर्वेशन, जो कंजर्वेटिव फोर्स हैं वो हैं कौन कौन से, हमारे सिलेबस में बता दो, तो हम तो अब मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा लेंगे, क्योंकि देख लेंगे कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट है। अगर वो सारे कंजर्वेटिव हैं तो फट से क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहां वहां लगा देंगे। तो आपके लेवल पे जो एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स के, इवन आप ऐसे के बजाय ऐसा समझिए कि फ्रिक्शन या जो भी रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं यही नॉन कंजर्वेटिव हैं, बाकी आपके सिलेबस में जो फोर्स हैं वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव नेचर के हैं। समझ रहे हो ना, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को हटा दें या जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह लगते हैं इनको हटाएं, और आप तो फ्रिक्शनल फोर्स ही अभी जानिए। तो अगर ये एब्सेंट है तो समझ लो बाकी बचे हुए फोर्स क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर है। जैसे हम बात करते हैं आपका जो वेट फोर्स होता है या जो और फोर्सेज होते हैं, ये क्या है, वेट या वेट के कंपोनेंट। ये वेट फोर्स किसका कहां से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का है। तो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स हैं। एक्सेप्ट द फ्रिक्शन, आप यही मानेंगे कि फ्रिक्शन के अलावा बाकी जितने हैं सब क्या हैं, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड और ये सब बातें और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से आपको ये भी बता दिया कि कंजर्वेटिव फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है।
तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। या आप ये लिख सकते हैं एफ कंजर्वेटिव जो होगा वो du ओवर dx नेगेटिव टाइम्स होगा, ठीक है। या इसी को हम डेल्टा u को क्या लिख सकते हैं, एफ डेल्टा x, या डेल्टा u इज इक्वल टू एफ x2 माइनस x1, ये कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब वापस आते हैं, हम तो पढ़ा रहे थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ, इसको नोट कर लिया। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, अब उसको लिखते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या ये लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, वो कंजर्व होगी। ऐसा लिखेंगे इन अब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। वो क्या होगी, कंजर्व होगी। जैसे अगर कोई पॉइंट ए है और दूसरा कोई पॉइंट बी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, it will be just equal to potential energy at B प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट B। बस A और B के बीच में इस प्रोसेस में क्या नहीं हो रहा है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। या इसी को हम कैसा लिख सकते हैं, हाफ, इसको तो हम लिखेंगे, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो mg, मान लेते हैं यहां पर हाइट ha है, ये हो जाएगा प्लस हाफ mva का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा mghb प्लस हाफ mvb का स्क्वायर, ये लगाना है, ठीक है। लेकिन ये कब लगाएंगे, ये तभी लगाएंगे जब क्या होना होगा, जब क्या नहीं होगा, कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट होगा, मतलब नॉन कंजर्वेटिव। अब जैसे आप जब मोशन अंडर ग्रेविटी मैं आपको पढ़ा रहा था, तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाया था एक जगह, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते थे, जो थर्ड इक्वेशन है वो इसी से डेराइव्ड है। जैसे आपसे जब मैं कहता था कि ये क्या है, ये ग्राउंड सरफेस है और यहां से ये h हाइट पे ये कोई पार्टिकल है और ये किसी u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। मान लेते हैं किसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और ये मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये g डाउनवर्ड लग रहा है। तब यहां पर आप क्या करते थे, ये इक्वेशन अप्लाई करते थे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, अरे ये लगाते थे। तो ये जो आया है ये कहां से आया है, पहले इसको समझते हैं। अगर ये मास इसका m है, ठीक है, और इसका मास अगर m है, तो हम यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो लेवल है उसको हम 0 मान रहे हैं, तो h हाइट बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट विल बी mg इंटू h। और अगर यहां 0 मानेंगे तो यहां माइनस mgh हो जाएगी, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो एक जगह हमने 0 माना, यहां पर वेलोसिटी u है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर, यहां पर u से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और यहां फाइनल वेलोसिटी अगर v है
तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ और केवल सिर्फ अगर ये मास ऊपर जाता है तो केवल mg फोर्स ही, वेट फोर्स ही इस पर एक्ट हो रहा है। इसका मतलब कैसा फोर्स है, केवल कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। और केवल कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है तो हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन, ये पॉइंट को हम ए ले रहे हैं और ये पॉइंट को बी ले रहे हैं, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप देखेंगे कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का लेवल क्या है, 0 है। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए लिखेंगे इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अब ए पर देखेंगे तो यहां पर ये ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस में काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका सम, मतलब ये दोनों ए पर जो है इसका सम इक्वल होना चाहिए किसके, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये अब आप ये देखेंगे कि यहां पर जो एनर्जी है इसको देखते हैं तो यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है ए पर, ये बताया मैंने, लेवल 0 माना है। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu²। और यहां पहुंचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस का mgh है, अभी दिखाया बताया। और यहां काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ mv², फाइनल वेलोसिटी ये है। अब आप यहां से देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mu² इज इक्वल टू mgh प्लस हाफ mv² ना। और पूरे से मास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और अगर पूरी इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं तो ये कैसे दिखेगी, ये दिखेगी u²/2 इज इक्वल टू gh प्लस v²/2। ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 2gh प्लस v²। ठीक है ना। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि ये अगर इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो यहां से ये इक्वेशन आपको कैसी लगेगी, ये होगी v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। ऐसा ही तो दिखेगा ये। अगर इसको v² करेंगे ये आएगा, इधर माइनस होगा। अब आप कह रहे होंगे कि माइनस क्यों आया ये, तो मैंने बताया था सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि u की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड है, और हमने अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, v भी अपवर्ड ही अभी जा रहा है, तो ये दोनों अपवर्ड है, ये दोनों पॉजिटिव है। g डाउनवर्ड है और h अपवर्ड है, तो g को डाउनवर्ड करने के लिए नेगेटिव साइन आएगा, सॉरी अपवर्ड करने के लिए नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो अप्लाई हो रही है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक टाइप का क्या है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही है, नहीं है। तो ये जो आती है ये कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जहां पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स या केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होंगे या फ्रिक्शन अपसेट होगा, तो वहां ये फार्मूला हम लगा सकते हैं इस टाइप से। तो नेक्स्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अभी इतना नोट कर लो।